विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर पतंजलि मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन, स्कूल ऑफ एजुकेशन, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा, राजस्थान, आपका इस सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज जिस विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे वह विषय है गुणवत्ता संकेतक और गुणवत्ता आश्वासन के लिए एजेंसी। और आज जिस एजेंसी की हम लोग चर्चा करेंगे वो है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग QCI कहते हैं। विद्यार्थियों, जब हम गुणवत्ता संकेतक की बात करते हैं तो शैक्षिक गुणवत्ता और अधिगम निष्पत्तियों में सुधार के लिए योजना बनाने वालों को संबंधित संस्था की वर्तमान स्थिति, समय के साथ हुए बदलावों, उस संस्था की मजबूतियों और कमजोरियों आदि के प्रमाण आधारित आकलन की बात करते हैं। इसके लिए एक मजबूत निगरानी तंत्र, मूल्यांकन तंत्र की आवश्यकता है जो महत्वपूर्ण संकेतों को संज्ञान में ले और इससे संबंधित प्रमाण उपलब्ध करा सके। शिक्षा के किसी क्षेत्र के अंतर्गत बनाई गई युक्तियों और कार्यक्रमों की प्रगति की निगरानी करने में ये संकेतक मदद करते हैं। विद्यार्थियों, गुणवत्ता संकेतक के कई लाभ हैं। मूलतः गुणवत्ता संकेतक शिक्षण, पाठ्यचर्या और विद्यार्थियों के प्रदर्शन की गुणवत्ता पर ध्यान रखने, पर दृष्टि रखने में सहायता प्रदान करते हैं। ये गुणवत्ता संकेतक शैक्षिक तंत्र की प्रभावशीलता को बढ़ाते हैं। वो जो पूरा एकेडमिक जो स्ट्रक्चर है उसके इफेक्टिवनेस को बढ़ाते हैं। ये शिक्षा के उपतंत्रों में सुधारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये समानता के संकेतकों पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। कई प्रकार के निगरानी संकेतक हो सकते हैं शैक्षिक गुणवत्ता के। एक एक करके हम उन निगरानी संकेतकों की चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो निगरानी संकेतक है वो है संदर्भ संबंधित संकेतक। ये संदर्भ से जुड़े कारकों पर आधारित होते हैं जो विद्यार्थियों के अधिगम को प्रभावित करते हैं, जैसे विद्यार्थियों की विशेषताएं, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां, सांस्कृतिक आयाम, शिक्षण व्यवस्था की स्थिति, स्थानीय समुदाय के मुद्दे इत्यादि। हम जानते हैं कि विद्यार्थी विभिन्न सामाजिक आर्थिक बैकग्राउंड से आते हैं, तो इन संदर्भ संबंधित संकेतकों में उसे सम्मिलित किया जाता है और इनसे संबंधित आंकड़ों के संग्रह हेतु सर्वेक्षण, कक्षा अवलोकन जिसे क्लासरूम ऑब्जर्वेशन कहते हैं, निगरानी रिपोर्ट और स्वमूल्यांकन प्रपत्रों का उपयोग किया जाता है। दूसरा संकेतक है आगत संकेतक। ये सीखने को सुगम करने के लिए प्रयुक्त किए गए संसाधनों का मापन करते हैं। ये यह बताते हैं, यह इस तरफ इशारा करते हैं कि किसी भी तंत्र में प्रत्येक स्तर पर योजना अनुरूप वित्तीय, भौतिक और मानवीय संसाधनों का वितरण किया गया है या नहीं किया गया है। अगला है प्रक्रिया संकेतक। ये गुणवत्ता के मानकों के आधार पर बताते हैं कि शैक्षिक गतिविधियों और क्रियाकलापों को किस तरीके से संचालित किया गया है, कैसे किसी विशिष्ट शैक्षिक कार्यक्रम को क्रियान्वित किया गया है। इससे जुड़े हुए घटक इसमें सम्मिलित होते हैं। उदाहरण के लिए मानकों का क्रियान्वयन कैसे किया जाए, शिक्षण गुणवत्ता, कार्य पर दिया गया समय, विद्यालय का वातावरण या जो भी शैक्षिक संस्थान है उसका वातावरण, शैक्षिक नेतृत्व, एजुकेशनल लीडरशिप। इसमें आंकड़ों का संकलन वैसे ही किया जाता है जैसे संदर्भ संकेतकों का किया जाता है। इसके अलावा निर्गत संकेतक, ये गुणवत्ता के मानकों के आधार पर बताते हैं कि शैक्षिक गतिविधियों और क्रियाकलापों को किस तरीके से संचालित किया गया, कैसे किसी विशिष्ट शैक्षिक कार्यक्रम को क्रियान्वित किया गया। इससे जुड़े घटक इसमें सम्मिलित होते हैं और विभिन्न जो मानकों का क्रियान्वयन है, चाहे वो शिक्षण गुणवत्ता हो, चाहे वो विद्यालय का वातावरण हो या एजुकेशनल लीडरशिप हो, ये सब इसमें सम्मिलित होते हैं। माध्यमिक विद्यालय के लिए गुणवत्ता संकेतक। माध्यमिक विद्यालयों में संपूर्ण गुणवत्ता के लिए विभिन्न क्षेत्रों जैसे पाठ्यचर्या, शिक्षण अधिगम संसाधन, शिक्षण शास्त्र आदि से जुड़े
संकेतकों की चर्चा हम लोग यहाँ करेंगे। जहाँ तक सेकेंडरी एजुकेशन का सिस्टम है, जहाँ तक सेकेंडरी स्कूल का सिस्टम है, उसको एक एक करके हम लोग एक एक बिंदु उठाएंगे, चाहे वो पाठ्यचर्या हो, चाहे वो शिक्षण अधिगम संसाधन हो, चाहे वो शिक्षण शास्त्र हो, और इनसे जुड़े हुए संकेतकों की चर्चा करेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, क्या क्या चीज़ें रहती हैं और उसका उस पर क्या असर होता है। पहला जो गुणवत्ता संकेतक है वो माध्यमिक विद्यालय के लिए वह है पाठ्यचर्या शिक्षार्थी केंद्रित व समावेशी पाठ्यचर्या। पाठ्यक्रम इसमें यह ध्यान देने योग्य बात होती है कि जो भी पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा हो वो दैनंदिनी के जीवन से संबंधित हो, दैनिक जीवन से संबंधित हो। इसमें सभी विषय क्षेत्र जैसे विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, भाषा, कला, स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा आदि की उपलब्धता हो और इनके द्वारा विद्यार्थियों के विज्ञान के प्रायोगिक कौशल, पूर्व व्यावसायिक कौशल के विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त हो। पाठ्यक्रम में ध्यान देने योग्य बात होती है कि कला से संबंधित विषय हों, स्वास्थ्य से संबंधित विषय हों, शारीरिक शिक्षा शामिल हो, पर्यावरण अवेयरनेस हो, शांति शिक्षा हो, कार्यानुभव हो, इत्यादि जो है वो इसमें सम्मिलित होते हैं। अगला जो गुणवत्ता संकेतक है वह है कक्षा प्रक्रियाएं। कक्षा प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण बात होती है कि विद्यार्थी यह अनुभव करे कि वे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सक्रिय भागीदार हैं, वो सक्रियता पूर्वक उस पूरी प्रोसेस में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। उन्हें जो पाठ्य सामग्री है, जो करिकुलम है, अपने संदर्भ से परे की न लगे, मतलब उन्हें ऐसा न लगे कि हम कोई ऐसी चीज़ पढ़ रहे हैं जिसका हमारे जीवन में कोई उपयोग नहीं है। पाठ्यचर्या में संस्कृति और भाषा का उचित प्रतिनिधित्व हो, मतलब विद्यार्थियों के भाषा को, उनके मातृभाषा को उचित प्रतिनिधित्व मिले, स्थान मिले, विद्यार्थियों की संस्कृति को सम्मान मिले। विज्ञान की यदि कक्षाएं संचालित हो रही हों तो उसमें प्रायोगिक कार्य, जो प्रैक्टिकल वर्क है, उसको ठीक तरीके से समाहित किया जाए और ऐसी एक्टिविटीज़ हों जो कि प्रैक्टिकल कार्यों पर, प्रायोगिक कार्यों पर आधारित हो। विद्यार्थियों को विज्ञान किट और प्रयोगशाला के उपकरण उपलब्ध हों जिससे वो लर्निंग बाय डूइंग के प्रिंसिपल को साक्षात्कार को निभा सकें, जिससे वो करके सीखने की दिशा में अपने कदम उठा सकें, उसमें पारंगत हो सकें और सामाजिक विषयों पर मुक्त चर्चा हो, जो सोशल सब्जेक्ट्स हैं उस पर ओपन चर्चा हो, विद्यार्थियों को अपना मत रखने की स्वतंत्रता हो और शिक्षक को चाहिए कि यदि वो मत हैं तो उसको स्वीकार करें, उस पर चर्चा करें और क्यों वह मत ठीक है या गलत है उस पर बातचीत भी करें। अगला जो संकेतक है वो अध्यापक और शिक्षण शास्त्र है। अध्यापक योग्य होने चाहिए और अपने विषय को जानने वाले होने चाहिए। पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों के संदर्भ को समझने वाले हों, क्योंकि यदि वो योग्य नहीं होंगे, अपने विषय को समझने वाले नहीं होंगे तो वो पाठ्यचर्या और पाठ्य पुस्तक के संदर्भों को समझ नहीं पाएंगे और विद्यार्थियों को समझा नहीं पाएंगे। विभिन्न विषय क्षेत्रों की चुनौतियों के प्रति वो सजग हों। पाठ्यचर्या में अंतर अनुशासनात्मकता के महत्व से परिचित होने चाहिए, वो इंटरडिसिप्लिनरिटी को बढ़ावा देने होने चाहिए। उन्हें यह बात समझनी चाहिए कि लैंग्वेज महत्वपूर्ण है और यदि लैंग्वेज में अचीवमेंट बढ़ेगा तो अन्य विषयों में भी अचीवमेंट बढ़ेगा। तो इस तरह के इंटरडिसिप्लिनरी डिस्कोर्स जो है उसकी समझ हो अध्यापक को और वो पाठ्यचर्या में भी सम्मिलित हों, वो नियमित हों और विद्यालय प्रबंधन के साथ सहयोग करने वाले हों, वो जो किशोर मनोविज्ञान है उसके प्रति जागरूक हों और किशोरों से समानुभूतिपूर्ण तरीके से संबंध विकसित करें, अपने व्यावसायिक विकास के प्रति सचेत हों, शिक्षण अधिगम के क्षेत्र में सहयोग के महत्व को समझते हों, उपलब्धियों, अभिक्षमताओं, मूल्यों आदि के आकलन में समर्थ हों, विद्यार्थियों की प्रगति का विवरण बनाने में दक्ष हों, उन्हें यह पता हो कि कौन सा विद्यार्थी कहाँ कमज़ोर है, कहाँ अच्छा है, उस प्रकार से वो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग कर पाए और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग करके विद्यार्थियों के महत्वपूर्ण, विद्यार्थियों के ताकतवर और कमज़ोर पहलुओं को वो आइडेंटिफाई कर पाए और उस पर काम कर पाए। वह उन्हें पर्यावरण की समस्याओं के प्रति स्वयं जागरूक हो और विद्यार्थियों को भी जागरूक करें। सूचना प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग में समर्थ हों। इसके अलावा
अधिगमकर्ता के लिए भी कुछ संकेतक हैं। अधिगमकर्ता के लिए यह संकेतक है कि संबंधित अवधारणाओं से जुड़े प्रश्न पूछ सकते हो, पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य सामग्री पढ़ने के लिए वो उत्सुक हों, प्रायोगिक कार्य करने के लिए तैयार रहें, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के प्रति भी रुचि दिखाएं, क्योंकि अब हम लोग यह बात समझने लगे हैं कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं और मूल पाठ की क्रियाएं दोनों एक साथ चलेंगी, दोनों को आइसोलेशन में नहीं देखना है, दोनों को अलगाव में नहीं देखना है। प्रगति के विविध आयामों, रुचि, रचनात्मकता, मूल्यों आदि में भी प्रगति करें। नियमित हों, नियमित विद्यालय आए और समय से विद्यालय आए, समय के पाबंद हों। अध्यापकों के साथ पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सहयोग करें। विद्यालय के प्रधानाचार्य विद्यालय प्रशासन को समर्थ नेतृत्व देने में सक्षम हो एवं स्पष्ट दृष्टिकोण हो उनका। पाठ्यचर्या संबंधित अद्यतन प्रवृत्तियों की जानकारी रखते हों एवं भाषा और संप्रेषण में दक्ष हों। विद्यार्थियों और कर्मियों के प्रति संवेदनशील रहते हुए उनका सहयोग करें। नवाचार के प्रति सकारात्मक रहें एवं अकादमिक मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करें। ना तो बहुत ज़्यादा कठोर हों और न बहुत ज़्यादा लचीले हों। आवश्यकता अनुरूप जहाँ सख्ती दिखानी है वहाँ उन्हें सख्ती दिखानी चाहिए, और जहाँ उन्हें विनम्र होना है, जहाँ उन्हें लचीला होना है, वहाँ फ्लेक्सिबल भी हों वो। अपेक्षित सामग्री उपलब्ध कराएं। अध्यापकों को व्यावसायिक विकास के लिए भी प्रेरित करें। कई बार हम लोग देखते हैं कि विद्यालय में चौक या डस्टर जैसी बेसिक चीज़ें नहीं उपलब्ध होती हैं, तो यह विद्यालय के प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह उन चीज़ों को उपलब्ध कराएं, और अध्यापकों को वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए भी प्रेरित करें, जिससे वो नई पेडागोजीज, नए जो डेवलपमेंट्स हैं उनसे परिचित हो सके। अध्यापकों को पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्र के लिए स्वायत्तता प्रदान करें। संबंधित कर्मियों की सराहना करें और उन्हें सकारात्मक प्रतिपुष्टि दे, पॉजिटिव फीडबैक भी प्रदान करें। विद्यालय सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का पालन करता हो और इस योजना की अंतर्निहित विशेषता, जवाबदेही और पारदर्शिता को समझता हो। इसके अलावा इसमें आंतरिक मूल्यांकन की एक ऐसी प्रणाली विकसित करनी होती है जिसमें कि विभिन्न स्तरों पर जांच और प्रमाणीकरण होता है। उदाहरण के लिए विद्यार्थियों का स्वमूल्यांकन, विद्यार्थियों का पोर्टफोलियो, एक नया संप्रत्यय जुड़ा है। सहपाठी मूल्यांकन, जैसे पीयर ग्रुप इवैल्यूएशन हम लोग कहते हैं, संबंधित अध्यापक द्वारा आकलन और विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा यादृच्छिक तरीके से, रैंडम तरीके से आकलन, और अभिभावकों द्वारा प्रदान की गई प्रतिपुष्टि, अभिभावकों द्वारा प्रदान की गई फीडबैक को इसमें सम्मिलित किया गया है। विभिन्न घटकों पर अधिगमकर्ता की प्रगति की निगरानी करनी होती है, जिससे कि उनके कमजोर और मजबूत पहलुओं के बारे में पता चल पाए, उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो, जिससे कि उन कमजोर और मजबूत पहलुओं पर कार्य किया जा सके। इसके अलावा कुछ विशिष्ट गुणवत्ता संकेतक भी हैं। ये विशिष्ट गुणवत्ता संकेतक भी महत्वपूर्ण हैं। एक एक करके इन विशिष्ट गुणवत्ता संकेतकों की हम इस व्याख्यान में, इस वार्ता में चर्चा करेंगे। पहला जो महत्वपूर्ण संकेतक है वह है आधारभूत संरचनाएं और अन्य संसाधन। सभी तरह की प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, कंप्यूटर प्रयोगशाला, शौचालय, स्वच्छ पानी, विद्युत, खेल का मैदान और सामग्री आदि इसमें शामिल हैं। इन सब को इंश्योर किया जाना चाहिए कि ये सारी चीज़ें किसी भी विद्यालय में मौजूद हों। आजकल हम लोग देखते हैं कि पुस्तकालयों के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। पुस्तकालय एक महत्वपूर्ण तंत्र है, एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है किसी भी विद्यालय की या किसी भी विश्वविद्यालय की। पुस्तकालय सारे, समृद्ध पुस्तकालय सारे विद्यालयों में होने चाहिए। इसके अलावा अलग अलग विषयों के प्रशिक्षित अध्यापक मौजूद हों, प्रधानाचार्य हों, प्रयोगशाला कर्मी हों, कंप्यूटर प्रयोगशाला सहायक हों, क्लर्क्स हों और अन्य सहयोगी कर्मचारी हों। शिक्षक विद्यार्थी अनुपात 1 संबंधी 3 का मतलब एक अध्यापक और 30 विद्यार्थी हो। 30 से 35 विद्यार्थी हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। विद्यालय के वार्षिक समय योजना और समय सारणी की उपलब्धता एवं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार 200 दिन का कार्य दिवस। प्रत्येक पाठ्यचर्या क्षेत्र को समान समय वितरण, प्रायोगिक कार्यों के लिए समय आवंटन, प्रातःकालीन सभा का संचालन इत्यादि चीज़ें होती रहे होनी चाहिए विद्यालय में।
खेल दिवस आयोजित होनी चाहिए, स्वास्थ्य मूल्यांकन होना चाहिए, स्वास्थ्य का जांच किया जाना चाहिए और मूल्यांकन के लिए विद्यालय गतिविधियों का आयोजन किया जाना चाहिए। मार्गदर्शन और परामर्श सेवाओं की उपलब्धता होनी चाहिए, गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर्स की। अभिभावक अध्यापकों की नियमित बैठक आयोजित होनी चाहिए जिससे कि अभिभावकों की आवश्यकताओं को अध्यापक समझ सके। अध्यापक और प्रधानाचार्य की नियमित बैठक आयोजित होनी चाहिए। विद्यार्थियों अध्यापकों की नियमित उपस्थिति होनी चाहिए और उस उपस्थिति का रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए। इसके अलावा शिक्षण अधिगम संसाधनों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तकों और अध्यापकों के लिए मार्गदर्शक पुस्तिका की उपलब्धता होनी चाहिए। पाठ्य सामग्री, विभिन्न डिक्शनरी, शब्दकोश, विश्वकोश, इंसाइक्लोपीडिया, अखबार, मैगजीन व अन्य पाठ्य सामग्रियों की उपलब्धता होनी चाहिए। वैज्ञानिक प्रयोगशाला किट और गणित किट की उपलब्धता होनी चाहिए। इसके अलावा पाठ्यचर्या क्रियान्वयन भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अध्यापक पाठ्यचर्या क्रियान्वयन के लिए अनेक विधियों का प्रयोग करते हैं। योजनाबद्ध गतिविधियों का करके सीखना, विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाएं जिससे उन्हें समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कैपेसिटी है वो डेवलप हो सके। आवश्यकता अनुरूप डिस्कशन का प्रयोग किया जाए, समूह चर्चा का प्रयोग किया जाए। समूह चर्चा के साथ साथ, डिस्कशन के साथ साथ विज्ञान और गणित की कक्षाओं में किट का नियमित प्रयोग किया जाए। विभिन्न प्रदर्शनी और अन्य गतिविधियों का आयोजन किया जाए। विद्यार्थियों का प्रत्येक क्षेत्र में विकास एवं प्रत्येक विषय क्षेत्र में अपरिहार्य और न्यूनतम स्तर के सीखने को सुनिश्चित किया जाए। विभिन्न क्षेत्रों में विद्यार्थियों द्वारा प्रोजेक्ट आयोजित किए जाए, प्रोजेक्ट करवाए जाएं। विद्यार्थियों द्वारा खेल प्रदर्शनी एवं अन्य साहित्यिक गतिविधियों में भागीदारी सुनिश्चित की जाए। शिक्षकों का पेशेवर विकास किया जाए, उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट किया जाए। अध्यापकों द्वारा विभिन्न संगोष्ठी, सेमिनार, वर्कशॉप्स में भागीदारी, नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भागीदारी सुनिश्चित की जाए। नवनियुक्त अध्यापकों का ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया जाए, उन्मुखीकरण कार्यक्रम संचालित किया जाए। विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में विद्यालय प्रधानाचार्य का भी प्रशिक्षण आयोजित किया जाए, उन्हें भी प्रशिक्षित किया जाए। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि विभिन्न आयामों को यदि हम लोग सम्मिलित करेंगे तो ही जाके एक गुणवत्तापूर्ण संस्थान का निर्माण हो पाता है। एक गुणवत्तापूर्ण ऐसा संस्थान बन पाता है जिसके पास सारे क्वालिटी इंडिकेटर्स, सारे गुणवत्ता के इंडिकेटर्स मौजूद हों। और यदि हम इन सारे संदर्भ बिंदुओं का उपयोग करते हैं जिसकी अभी हमने चर्चा की, तो निश्चित तौर पे हम लोग ये कह सकते हैं कि एक गुणवत्तापूर्ण जो है विद्यालय हमारे सामने या हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा गुणवत्ता में कुछ एजेंसियां काम करती हैं। आज इस व्याख्यान में जिस एजेंसी की मैं चर्चा करूंगा वह है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसे QCI कहते हैं। हिंदी में हम लोग इसे भारतीय गुणवत्ता परिषद कहते हैं। भारतीय गुणवत्ता परिषद की स्थापना भारत सरकार और भारतीय उद्योगों के साथ संयुक्त रूप से 1997 में की गई थी। वर्ष 1992 से एक ऐसी संस्था की स्थापना की आवश्यकता महसूस की जा रही थी जो प्रत्यायन अथवा मान्यता प्रदान करने का कार्य करे, जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत होने वाली प्रक्रिया के आधार पर आकलन प्रस्तुत किए जाएं। इसके लिए एक समिति का निर्माण किया गया, एक कमेटी का निर्माण किया गया जिसमें संबंधित मंत्रालयों और उद्योग क्षेत्र के भागीदारों को सम्मिलित किया गया। इनसे अपेक्षा की गई कि वह इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सुझाव दें। इस कार्य का समन्वयन उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया और समिति की रिपोर्ट को कैबिनेट के समक्ष 1996 में प्रस्तुत किया गया। समिति के सुझाव को स्वीकृत करते हुए कैबिनेट समिति ने भारतीय गुणवत्ता परिषद की स्थापना का निर्णय लिया और इसे एक लाभ न कमाने वाली स्वायत्तशासी सोसाइटी के रूप में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21/1860 के अंतर्गत स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य देश के भीतर गुणवत्ता प्रसार के अभियान में मदद करते हुए प्रत्यायन की संरचना का विकास करना था। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के गुणवत्ता परिषद के कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए। ऐसे 10 उद्देश्यों का निर्धारण किया गया। पहला उद्देश्य था जन सामान्य के मध्य गुणवत्ता के प्रति जागरूकता पैदा करना, विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादकों को गुणवत्ता मानकों के अनुपालन के लिए प्रोत्साहित करना,
गुणवत्ता उन्नयन के सतत कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप राष्ट्रीय प्रत्यायन कार्यक्रम को विकसित और क्रियान्वित करना, उन गतिविधियों को आयोजित करना जिनके द्वारा जीवन की गुणवत्ता और भारतीय नागरिकों के स्वस्थ विकास को सुनिश्चित किया जा सके। महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, सुरक्षा, गवर्नेंस, आधारभूत संरचना विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर के प्रत्यायन कार्यक्रमों का विकास और क्रियान्वयन करना। तृतीय दल आकलन, जिसे हम लोग थर्ड पार्टी असेसमेंट कहते हैं, उसके प्रतिमानों का विकास करना और इसके अनुप्रयोग को बढ़ावा देना। सरकार, नियामक संगठनों और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय उद्यमों के बीच में गुणवत्ता के आधार पर प्रतियोगिता को बढ़ावा देना। मानक और गुणवत्ता के लिए राष्ट्रीय सूचना और खोज सेवाओं के प्रभावशाली क्रियान्वयन को सुगम करना। ऐसी शिकायतों को जिन्हें संबोधित नहीं किया जा सकता, जिनको एड्रेस नहीं किया जा सकता, के निपटान के लिए क्रियाविधि का विकास करना। तो ये गुणवत्ता परिषद के 10 उद्देश्य थे। QCI की मुख्य परियोजनाएं हैं, जिसमें कि स्वच्छता सर्वेक्षण और योग योजना महत्वपूर्ण है। स्वच्छता सर्वेक्षण स्वच्छ भारत अभियान की सफलता को मापने के लिए सर्वेक्षण करना है। दूसरा जो योग योजना है, उसमें वर्ष 2016 में भारतीय गुणवत्ता परिषद ने स्वयं से आकर के योग में प्रमाण पत्र देने की पद्धति आरंभ की, जिसका उद्देश्य मानक योगाभ्यासों को विश्व स्तर पर प्रमाणित करना था। भारतीय गुणवत्ता परिषद योग प्रशिक्षण शालाओं के लिए भी प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु एक कार्यक्रम चलाता है। इसके अतिरिक्त जेड के अंतर्गत MSME पंजीयन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शून्यहीनता प्रतिमान का आरंभ वर्ष 2016 में किया था। यह मेक इन इंडिया का एक महत्वपूर्ण घटक था। इसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की गुणवत्ता में सुधार करने में सहयोग प्रदान करना था। इसके अलावा ई-क्वेस्ट भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ई-क्वेस्ट वर्ष 2017 में डिजिटल भारत अभियान के अंतर्गत उत्पादकों के प्रत्यायन उद्देश्य की पूर्ति के लिए QCI ने ई-क्वेस्ट अधिगम प्रमाण पत्र अभियान का प्रारंभ किया। यह अभियान उद्यमियों को उत्पादन और गुणवत्ता अभ्यास के कार्यात्मक क्षेत्र में प्रमाण पत्र अर्जित करने में मदद करता है। ये स्वयं की तरह ही एक प्लेटफॉर्म है, जिससे कि जो उद्यमी हैं वो विभिन्न विषयों में अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कार्यात्मक क्षेत्र में प्रमाण पत्र अर्जित कर सकते हैं। भारतीय गुणवत्ता परिषद एक 38 सदस्यों की परिषद है। यह संपूर्ण तंत्र में पारदर्शिता और वैधता को सुनिश्चित करने का प्रयत्न करती है। इसके अंतर्गत 5 प्रत्यायन बोर्ड हैं, जो कि एक एक करके मैं इनकी चर्चा करूंगा। पहला बोर्ड है नेशनल बोर्ड फॉर क्वालिटी प्रमोशन, जिसे NBQP कहते हैं। दूसरा बोर्ड है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर फॉर्म सर्टिफिकेशन बॉडी, जिसे NABC भी कहते हैं। तीसरा है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिसे NABET कहते हैं। चौथा बोर्ड है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, जिसे हम लोग NABH कहते हैं। पांचवा बोर्ड है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी, जिसे हम लोग NABC कहते हैं। और ये सारे प्रत्यायन बोर्ड जो हैं अपने अपने क्षेत्रों में काम करते हैं। इसमें से नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिसे हम लोग NABET कहते हैं, जिसे NABET कहते हैं, वो एजुकेशन के क्षेत्र में काम करता है। इसका प्रमुख कार्य जो है वो जो विद्यालय हैं उनका वॉलंटरी एक्रेडिटेशन करने का है। इसके अलावा इस संस्थान ने विगत कुछ वर्षों में 5000 से लेकर के 6000 तक की संस्थाओं को, विद्यालयों का असेसमेंट किया है। इसके अतिरिक्त NABET जो है विभिन्न ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करता है और इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की सहायता से वो विभिन्न विद्यालयों के अध्यापकों को क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, जिससे कि वो वर्तमान में जो भी चैलेंजेस हैं उनसे उनका सामना कर सके। इसके अलावा ये क्रेडिट विद्यालयों को एक्रेडिट करने के लिए फ्रेमवर्क इवॉल्व करता है। और इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ने विगत के कुछ वर्षों में बहुत अच्छा काम किया है और एजुकेशन के क्षेत्र में लगातार CBSE और NCERT के साथ मिलकर ये नए जो इनोवेशंस हैं, नए जो प्रयोग हैं, उस पर कार्य
कर रहा है। विद्यार्थियों, आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।